Good morning class 6. Welcome to your social science class. Today we are starting our new topic which is chapter number 6, the early states. देखो बच्चों, इंडिया में 6th सेंचुरी के बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो है, जो रियासतें थी, ट्राइबल किंगडम्स थी, अब एक बड़ी पॉलिटिकल यूनिट्स में कन्वर्ट हो गई थी और जो आपस में जुड़कर जनपद या फिर महाजनपद बनाती थी। और यही एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री का। आयरन टूल्स जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा मात्रा में अब यूज़ होने लगे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और लंबे समय तक चलते थे। इनसे फॉरेस्ट को क्लियर करना बहुत इजी हो गया था और कल्टीवेशन मतलब फसलों को उगाने में जो धरती है उसे खोदने में भी आसानी हो गई थी। द यूज़ ऑफ आयरन टूल्स लाइक प्लोशेयर सिंप्लीफाइड कल्टीवेशन, प्लोशेयर का यूज़ होने लगा था, तो जिसकी वजह से कल्टीवेशन मतलब फसलें उगाना बहुत आसान हो गया था और इससे प्रोडक्शन भी एक्स्ट्रा होने लगी थी। सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से ट्रेड बढ़ गया और जिसकी वजह से टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप होने लगे। पोस्ट वैदिक पीरियड सॉ द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ विद फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स, और यही व्यापार की वजह से टाउन्स एंड सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली और इसकी वजह से पॉलिटिकल सेटअप ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। जो पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो गया था। पहले जो ट्राइब्स थी उन्हें जनास बोला जाता था। एज दीज जनास ग्रू इनटू साइज एंड पावर, और अब ये जो जन्स थे वो ज़्यादा साइज़ में बड़ी हो गई थी और पावरफुल भी हो गई थी, और इसीलिए अब इन्हें जनपद बोला जाने लगा या फिर फुटहोल्ड ऑफ अ ट्राइब। और जो बड़े जनपद थे उन्हें द लार्जर जनपदस वर कॉल्ड महाजनपदास, और इन्हें महाजनपदास बोले जाने लगा। सोर्सेस, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर जो हमें मिला है उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जनपद और महाजनपद एग्जिस्ट करते थे। इनफैक्ट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अनगुत्तरा निकाया मेंशंस करता है कि 16 जनपद थे उस समय में। महाजनपदास, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड ट्राइबल यूनिट्स और जनाज एग्जिस्टेड, वैदिक पीरियड के दौरान ट्राइबल यूनिट्स या जनाज एग्जिस्ट करते थे और ये जो यूनिट थे वो लीड करे जाते थे किंग या फिर राजन के द्वारा। हाउएवर बाय द 6th सेंचुरी, लेकिन 6th सेंचुरी BCE में दीज ट्राइबल यूनिट्स बिकेम लार्ज, ये जो ट्राइबल यूनिट्स थे वो बहुत बढ़ गए, बड़े हो गए और ज़्यादा पावरफुल हो गए, और इन्होंने इनका जो स्टेटस है वो महाजनपदास में चेंज हो गया। ग्रेजुअली धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया जो है वो 16 इंडिपेंडेंट किंगडम्स या महाजनपदास में डिवाइड हो गया। ये 16 जनपद महाजनपदास वर नोन एज षोडश महाजनपदास, षोडशा महाजनपदास के नाम से जाना जाने लगा। और ये जो 16 जनपद थे उनमें कोसल, वत्सा, अवंती और मगधा ये सबसे ज़्यादा पावरफुल जनपदास थे, तो मोस्ट पावरफुल ऑफ द 16 महाजनपदास, और 16 महाजनपदास में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। यहाँ पर आपको 16 महाजनपदास के नाम दिए हुए हैं, इन्हें आप खुद पढ़िएगा। पॉलिटिकल लाइफ के बारे में देखेंगे हम यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर गवर्निंग पॉलिटिकल यूनिट्स काफ़ी चेंज हो गई। 6th सेंचुरी में स्मॉल ट्राइबल यूनिट्स जनपदास और महाजनपदास में चेंज हुई और जिन्हें फर्दर क्लासीफाई किया गया मोनार्कीज़ एंड रिपब्लिक्स में। मोनार्कीज़ एंड रिपब्लिक्स क्या हैं? महाजनपदास सिम्बलाइज द को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब महाजनपदास के अंदर 2 तरीके की गवर्नमेंट चलती थी, मोनार्कीज़ एंड रिपब्लिक्स। तो रिपब्लिक्स या फिर गणसंघास वर रूल्ड बाय एन इलेक्टेड चीफ, तो जो रिपब्लिक्स थे वो रूल किए जाते थे एक इलेक्टेड चीफ के द्वारा, जिसको हेड बोला जाता था गणसंघा का, और जो कि आंसरेबल होता था जिन पीपल ने उसको इलेक्ट किया है, मतलब चुना है।
द रिपब्लिक्स वर डेमोक्रेटिक इन कैरेक्टर, ये डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक था इसका जो चुनाव था, और मोनार्कीज के अपोजिट था जिसमें जो किंगशिप थी मतलब जो राजा होता था वो हेरिडिटरी चलता था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते थे, जैसे कि एक राजा जो बना हुआ है उसी का बेटा उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता था और वही राजा बनता था आगे। तो किंग वॉज कंसिडर्ड डिवाइन, किंग को भगवान का अवतार माना जाता था, बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था और वही सारे डिसीजंस लेता था। द रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज वर कॉन्स्टेंटली एट वार, और मोनार्कीज और रिपब्लिक्स के बीच में लगातार युद्ध चलता रहता था। रिपब्लिक्स नॉट मिलिट्री इन कैरेक्टर एंड देयरफॉर वर इजीली कॉन्कर्ड बाय मोनार्कीज, और जो रिपब्लिक्स थे वो लड़ाई झगड़े में ज़्यादा होशियार नहीं थे, उनका कोई बेस नहीं था कि युद्ध करने का, इसीलिए वो आसानी से हार जाते थे मोनार्कीज से। लिच्छवीज बीइंग कॉन्कर्ड बाय मगधा, इसका एक एग्जाम्पल है कि लिच्छवीज जो थे वो मगध लोगों के द्वारा आसानी से जीत लिए गए थे। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्सेस वर कलेक्टेड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली, जो कामकाज को चलाने के लिए टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे जिससे सारी व्यवस्था चल सके। रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स वाज यूज्ड टू मेंटेन द आर्मी, और जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था टैक्सेस से वो आर्मी को मेंटेन करने के काम आता था, जो कि किसी भी महाजनपदा का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होती है। बिसाइड्स मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी को मेंटेन करने के अलावा जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उससे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और कैनाल्स, मतलब नहरें और रोड्स का कंस्ट्रक्शन भी होता था। महाजनपदा वॉज रूल्ड विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, महाजनपदा को रेगुलेट करने के लिए नंबर ऑफ ऑफिशियल्स थे, जैसे कि सेनापति जो कि आर्मी का चीफ होता था, ट्रेजरर या भंडारघर को देखने वाला, एंड भागडुग्गा विच वॉज एन ऑफिशियल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस, ये जो ऑफिशियल था ये टैक्सेस कलेक्ट करने का काम करता था। प्रीस्ट भी एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी काम करते थे और ये चीफ एडवाइज़र होते थे जिन्हें हम पुरोहित नाम से भी जानते हैं। नाउ मगधा। मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद इन 6th सेंचुरी। मगध जो था वो मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपदों में से था 6th सेंचुरी के अंदर। Many factors contributed to Magadha becoming a dominant power among the 16 महाजनपदास, और बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मगधा जो है वो एक बहुत पावरफुल महाजनपद बन गई थी। मगधा जो है वो रिवर गंगा, कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंगा एंड सन, तो गंगा एंड सन के गंगा के पास ये बस्ती थी। दिस मेड इट पॉसिबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गंगा, और इसकी वजह से ये गंगा के ऊपर कंट्रोल कर सकते थे। जो गंगा के प्लेन्स थे, रिवर्स एंड रिवराइन ट्रेड था, और जितना भी ट्रेड था गंगा के द्वारा उसको ये रेगुलेट कर सकता था। बिसाइड्स अ परफेक्ट जोग्राफिकल लोकेशन, और इसकी जोग्राफिकल लोकेशन बहुत ही परफेक्ट थी। इसके अलावा मगधा हैड एन अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इनके पास प्रचुर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज भी थे। गंगा के जो प्लेन्स थे वो बहुत ही फर्टाइल थे जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी फसलें उगती थी। फॉरेस्ट रीजन प्रोवाइडेड टिम्बर, फॉरेस्ट का जो एरिया था उससे टिम्बर एंड एलिफेंट्स दैट वर यूज्ड इन द आर्मी, और एलिफेंट्स बहुत आसानी से इनके पास अवेलेबल हो जाते थे जो कि आर्मी में यूज़ होते थे। मगधन कैपिटल राजगृह वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाई 5 हिल्स, मगध की जो कैपिटल थी राजगृह वो 5 हिल्स से सराउंडेड थी, 5 हिल्स थी इसके चारों तरफ, जिससे इनको नेचुरली सुरक्षा मिल जाती थी। along with the thick stone walls that made it difficult for the enemy to attack मगधा, और इसकी वजह से ये चारों तरफ से जब हिल से घिरी हुई थी तो इसकी वजह से इस पर आक्रमण करना बहुत मुश्किल हो जाता था किसी भी एनिमी के लिए। To increase its territories, मगध also conquered neighboring kingdoms, और मगध ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए अपने नेबर्स से, पड़ोसी जो किंगडम्स थी उन पर आक्रमण करके उनको अपने राज्य में शामिल कर लिया था।
तो इस तरीके से ये बहुत ही पावरफुल बन गई थी। नेक्स्ट, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। बिम्बिसार बिलोंग टू द हिरण्याक डायनेस्टी। हिरण्याक डायनेस्टी से बिम्बिसार बिलोंग करते हैं एंड रूल मगधा, और इन्होंने मगध को रूल किया 544 BCE से 495 BC तक। ही एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट राजगृह। उन्होंने अपनी कैपिटल राजगृह में बनाई। ही वॉज फर्म इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। वो बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से रिलेटेड बहुत सारे निर्णय इन्होंने बहुत अच्छे से लिए, बहुत एंड डिड नॉट टॉलरेट इनएफिशिएंसी और करप्शन, और किसी भी तरीके की इनएफिशिएंसी या करप्शन, भ्रष्टाचार को ये टॉलरेट नहीं करते थे। उन्होंने अपनी जो किंगडम है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया, और बिम्बिसार जो थे वो बुद्धिस्ट डिवोटी भी रहे हैं। बिम्बिसार वो सक्सीडेड बाय हिज सन अजातशत्रु। बिम्बिसार के जो बेटे हैं अजातशत्रु, उन्होंने भी फिर बिम्बिसार के बाद इस मगध को रूल किया। उनके फादर की डेथ 462 BCE के दौरान हुई थ्रू हिज मिलिट्री एक्सपीडिशन। ऐसे ही एक युद्ध के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई थी। ही फर्दर स्ट्रेंथन मगध पोजीशन अमंग द 16 महाजनपदास। और जो अजातशत्रु थे उन्होंने भी काफ़ी काम किया, जिससे जो मगध है उसकी पोजीशन फिर से महाजनपदों में काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। अजातशत्रु थ्रू हिज कंक्वेस्ट नॉट ओनली बिकेम द मास्टर ऑफ द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, ही कंसोलिडेटेड द मगधन एम्पायर। जो अजातशत्रु थे उन्होंने नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जगहों को अपने मगध में शामिल कर लिया था, और मगध को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया था अपने फादर की तरह। और वो भी एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे एंड वॉज वेल नोन फॉर हिज मिलिट्री इनोवेशंस। और मिलिट्री में इन्होंने कई चेंजेस किए थे। बिम्बिसार एंड अजातशत्रु ऑल्सो बिल्ड सिटीज़, टाउन्स, रोड्स एंड ब्रिजेस। बिम्बिसार और अजातशत्रु दोनों ने ही सिटीज़, टाउन्स, रोड्स और ब्रिजेस का निर्माण किया था। अदर किंगडम्स लाइक कोसला एंड कसी वर पावरफुल but lacked the combination of natural resources and able rulers to become the supreme power. मगध के पास had a rare combination of all the factors necessary for its rise. तो मगध के पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस थे जिनसे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। दूसरे किंगडम्स कोसला और कसी पावरफुल नहीं बन पाए क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी। एबल रूलर्स थे, लैक द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एबल रूलर्स, लेकिन इनके रूलर्स भी इतने एबल नहीं थे जितने मगध के थे। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम इकोनॉमी की तरफ। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन रहा 6th सेंचुरी के दौरान। लैंड ओनर्स जो थे वो शूद्रास के द्वारा अपनी लैंड को कल्टीवेट करवाते थे, जिन्हें हम दास भी बोलते हैं। दास ये प्रिजनर्स होते थे, युद्ध में जो लोग पकड़े जाते थे वो लोग होते थे, और इनको वो पैसे देकर खरीद लेते थे। और जो वुडन प्लो शेयर था उसको रिप्लेस किया अब आयरन प्लो शेयर ने। मतलब धरती को जोतने के लिए, जो जुताई के लिए औजार चाहिए, उसमें अब वुडन की जगह आयरन प्लो शेयर का यूज़ होने लगा था। इट बिकेम ईजियर, इससे ईजी हो गया क्लेई सॉइल को कल्टीवेट करना। जब कल्टीवेशन सिंप्लीफाइड हुआ तो ज़्यादा ग्रेन्स उपजाने में मदद हुई और ज़्यादा अब फसल उगती थी। फार्मर्स अपने स्टेट को टैक्स देते थे और किंग अपॉइंट कर देता था कोई ऑफिशियल जो टैक्सेस को कलेक्ट करता था। टैक्स वॉज कैलकुलेटेड टू बी 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, और टैक्स के रूप में 1/6 पार्ट, जितना भी प्रोड्यूस किया है उसका 1/6 पार्ट टैक्स के रूप में देना पड़ता था, जिसे भाग बोला जाता था। इट वॉज पेड इन ग्रेन्स एज वेल एज मनी, और इसको या तो फसल के रूप में या फिर मनी में दिया जाता था। पंचमार्क कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड के दौरान पंचमार्क जो कॉइन्स थे उनका भी इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब इस समय ये प्रचलित हुए, जिनका इस्तेमाल टैक्सेस पे करने में किया जाता था।
सिल्वर एंड कॉपर वर यूज टू मैन्युफैक्चर पंच मार्क कॉइन्स, और इन कॉइन्स को बनाने में सिल्वर और कॉपर का यूज़ किया जाता था। टाउन्स एंड सिटीज़ भी इस पीरियड के दौरान डेवलप हुए। डिफरेंट ऑक्यूपेशन सच एज वीविंग, पॉटरी एंड चैरियट मेकिंग, मतलब रथ बनाना इस समय में काफ़ी प्रचलित हुआ। ट्रेडर्स फॉर्म्ड गिल्ड्स और श्राइन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड के दौरान ट्रेडर्स ने श्राइन्स मतलब मंदिरों का निर्माण किया। गिल्ड्स वर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स, गिल्ड्स जो थे वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी ट्रेडर्स की एंड मर्चेंट्स की, हु हैड द अथॉरिटी एंड पावर टू डिसाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनके पास पावर थी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करने की। एजुकेशन, टाउन्स एंड सेंटर्स दैट डेवलप ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी, जो टाउन्स और सेंटर्स 6th सेंचुरी के दौरान डेवलप हुए वो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे एजुकेशन के। गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज स्टिल प्रिवेलेंट, हालांकि गुरुकुल सिस्टम भी इस समय चल रहा था। यूनिवर्सिटीज तक्षशिला एंड नालंदा केम अप, इस समय नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज़ भी आई। सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन, फिलोसफी, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड लॉजिक वर टॉट हियर, जो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाती थी। सोसाइटी ड्यूरिंग द महाजनपदास कंटिन्यूड विद द कास्ट सिस्टम, इस समय कास्ट सिस्टम प्रिवेल हो गया और कास्ट के अकॉर्डिंग लोगों को डिसाइड किया जाने लगा। वर्ण सिस्टम, पहले जो कि ऑक्यूपेशन बेस्ड था, अब ये कास्ट सिस्टम में चेंज हो गया। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू टीच वेदास, ब्राह्मण्स को एक्सपेक्ट किया गया कि ये वेदास को पढ़ाएंगे और सारे रीति रिवाज जो हैं, धार्मिक रीति रिवाज यही करेंगे। क्षत्रियास जो हैं उनको फाइटर्स के रूप में माना गया। वैश्य जो लोग थे उन्हें ट्रेडिंग या एग्रीकल्चरिस्ट ग्रुप में रखा गया, और जो शूद्र लोग थे उन्हें अनटचेबल या फिर बहुत ज़्यादा नीचा समझे जाने लगे था, और इन्हें सिटी के बाहर रहना पड़ता था, और कोई भी जो नीचे काम होते थे, बहुत ज़्यादा कम पैसे वाले काम और बहुत ज़्यादा नीचे काम थे, वो इन्हें दिए जाते थे करने के लिए, और इनको दासों के रूप में रखा जाता था। रिलीजियन, धर्म, द 6th सेंचुरी ऑल्सो सॉ द ओरिजिन ऑफ 2 न्यू रिलीजियन मूवमेंट्स, इस 6th सेंचुरी के दौरान 2 रिलीजियस मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, वो हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। These new religious movements stemmed from the resentment that a common people started feeling towards the elaborate and expensive rituals that had been prevalent since the Vedic period. People now desire simple religious practices. अब लोगों को लगने लगा कि कोई सिंपल प्रैक्टिस होनी चाहिए जिस धर्म को वो फॉलो कर पाएँ। Another problem was the use of संस्कृत, और जो रिलीजियस पर्पस थे उनमें संस्कृत का यूज़ होता था। पीपल संस्कृत को समझने में अनेबल थे, वो नहीं समझ पाते थे, और इसीलिए वो बुद्धिज्म या जैनिज्म धर्म की ओर बढ़ने लगे थे। विच प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द मैसेस, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म जो धर्म थे वो जनरल लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा में थे, जिसे प्राकृत भाषा भी बोलते हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिड नॉट एडहेयर टू अ कास्ट सिस्टम, और इसमें कास्ट सिस्टम को भी नहीं माना जाता था। एंड द लोअर कास्ट सॉ दिस एज अपॉर्चुनिटी, इसीलिए लोअर कास्ट ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया, जो क्योंकि कास्ट सिस्टम में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा था, इसीलिए वो बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म की ओर बढ़ने लगे। फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकम पॉपुलर अमंग द पीपल बिकॉज दे ऑफर्ड अ सिंपल लाइफ, और लोग बार बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म की ओर ज़्यादा आकर्षित हुए क्योंकि ये उन्हें एक सिंपल लाइफ ऑफर करती थी, कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, और इसमें अहिंसा थी, कोई भी वायलेंस का काम यहाँ पर नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज ओवर होता है, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।